बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के ऑनलाइन सेशन के अंदर आपका वेलकम है। जल्दी से आ जाएं जी, और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। आज से हम जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ जो है या पाकिस्तान अफेयर्स जो है उसकी जो है वो उसका सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो होप सो ये एक नया सेशन है और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग जो है वो ये जो पहली क्लास है, जो इंट्रोडक्शन की क्लास है, ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे अटेंड करें, ठीक है। क्योंकि इसमें होगा क्या कि इसमें आपको रोड मैप मिलेगा कि एक्चुअली में हम आगे कैसे बढ़ेंगे और किस तरह से जो है अब पाकिस्तान अफेयर्स को आगे लेके जाएंगे, या जो इंग्लिश का हमने सफ़र जो इख्तिताम पजीर किया वो आगे कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इस सेशन का ये जो इंट्रोडक्शन का सेशन है, इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि आपको एक रोड मैप दिया जाए कि भाई कैसे हम आगे जाएंगे और किस तरह से इसको आगे लेके जाएंगे। वैसे भी समी जो है वो गिला करते हैं मुझसे कि भाई सर मेरी मोटिवेशन जो है वो बहुत लो हो गई है। वो कहते हैं सर मेरी मोटिवेशन बहुत लो है, मैं बहुत डिप्रेस हो गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई चीजें कैसे जा रही हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये समी साहब के अल्फाज हैं, लेकिन मैं समी को एक दो बातें कहना चाहूंगा, ठीक है। समी आपको समझाने के लिए एक दो बातें कह रहा हूं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। देखिए एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं ये चाहता हूं कि आप सारे लोग एक कश्ती के मुसाफिर बने, ठीक है। मैंने उन्हें ये बात बताई है कि भाई इश्यूज कहां पे आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज वहां पे आए हैं कि जहां पे एक्चुअली में वो एक साइड पे भी जाना चाह रहे हैं, दूसरी साइड पे भी जाना चाह रहे हैं। जैसे हमारे कोर्स स्टूडेंट थे तौफीक, उनका भी कुछ इश्यू हुआ, कुछ एक दो डॉक्टर अवैस थे, उनके साथ भी कुछ इस तरह से इश्यूज हुए। तो जब आप दो कश्तियों के मुसाफिर हो जाते हैं और अपने प्राइम गोल को भूल जाते हैं तो आपकी जो मोटिवेशन का लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। अब मैं अवैस से कम ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वो लाइव सेशन को स्किप करेंगे, लेकिन क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है, हाउस जॉब वो कर रहे हैं, इतना टफ उनकी रूटीन है, लेकिन फिर भी आपको अपने गोल्स के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने बहुत अच्छा सेशन किया इंग्लिश का, अल्टीमेटली उनके लिए एक अचीवमेंट थी और उनके लिए एक रेस्ट का टाइम भी था कि भाई चलो यार ठीक है हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद दोबारा से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना अपनी मोटिवेशन के लेवल को आपने लो बिल्कुल नहीं करना समी। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो शायद के आपको अगर थोड़ा सा अंदर झांकेंगे ना तो प्रॉब्लम्स आपको फील होंगे। लाइबा वालेकुम सलाम, माशाल्लाह लाइबा आज सबसे पहले आई हैं, थैंक यू लाइबा। होप्स अब देखते हैं ये आगे की जर्नी आपके साथ कैसी रहती है। और इस बार मैं बिल्कुल भी गुंजाइश किसी स्टूडेंट के साथ नहीं करने लगा। जिसको कहा हुआ है लाइव ग्रुप का, वो लाइव ग्रुप में 12 से पहले असाइनमेंट हर सूरत में सेंड करेगा। अगर 2 असाइनमेंट्स आपके ऊपर नीचे नहीं आएंगी तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं आपको लाइव ग्रुप में रखूंगा और आपकी उसके बाद कोई असाइनमेंट चेक होगी, कोई आपको नोट्स मिलेंगे, या फिर आपको जो है वो वीकली टेस्ट आपका कोई होगा। कुछ भी नहीं है। रिकॉर्डेड सेशन का सिर्फ एक मकसद है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स आएंगे और कुछ भी आपकी हेल्प नहीं होगी, मैं आपको ये बात बता दूं, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डेड का पर्पस ही है ना कि आपने ले लिया, अब आप चाहे हफ्ते बाद ले, महीने बाद ले, वो अब तक है। लाइव सेशन जो है जिनके साथ मेरी कमिटमेंट्स हैं, जिनके लिए मैं जो है वो इतना टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो वो उनके साथ मेरी कमिटमेंट्स हैं। शकील वालेकुम सलाम, माशाल्लाह से शकील जो है वो पंक्चुअल है। मोहसिन वालेकुम सलाम, मोहसिन को भी मैं थोड़ी देर पहले रिप्लाई किया। मोहसिन परेशान थे, वो कह रहे थे कि सर ये जो एक्सप्रेशन मेरा इंग्लिश का है, इंग्लिश एस्से का, कि क्या मैं इससे एस्से पास कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करें और आगे जब बार बार प्रैक्टिस होगी इसकी तो इंशाल्लाह सेशन के इख्तिताम तक आप ये क्वेश्चन कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो सेटिंग हो जाएगी। हिरा वालेकुम सलाम, असलम वालेकुम सलाम। असलम होप सो आप मुझसे इनबॉक्स में बात करेंगे, ठीक है, मैंने आपसे बात भी करनी है और अब मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से पंक्चुअल होंगे और कोई गुंजाइश अब नहीं होगी। एहतिशाम वालेकुम सलाम। अच्छा जी, सवेरा वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। इतना बड़ा फूल भेजा साथ सवेरा ने। बाजवा साहब वालेकुम सलाम। बाजवा साहब अब कोई गुंजाइश आपके साथ भी नहीं होगी। अच्छा जी, हाँ जी, असलम क्लास शुरू हो गई है। लिटरेचर जोन, गुड मॉर्निंग जुनेद, आपको भी वालेकुम सलाम। तो जो लोग भी इस टाइम पे अवेलेबल हैं सबको वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और ये एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, जितने लोग भी इस टाइम पे अवेलेबल हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैंने जैसे कहा कि कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है लाइव सेशन को अटेंड करें। कल की क्लास इंशाल्लाह इससे भी 1 घंटा पहले होगी, क्योंकि अब आपको पता है आगे समर है, समर वेकेशंस हैं, आपके लिए भी एक चैलेंज है और गर्मी में इतना ज्यादा मुझे उम्मीद है कि आपसे सोया भी नहीं जाएगा। तो जल्दी उठें, अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी जर्नी है ना, ये एक मैराथन है, इसमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन की जरूरत है। क्योंकि लंबी जर्नी है ना, मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए तो काम कर सकती है,
बहुत लंबे टाइम के लिए काम नहीं कर सकती, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है, कि भाई आपको पैशन तो चाहिए लेकिन साथ में मोटिवेशन भी चाहिए और साथ में आपको क्या चाहिए जी, डिसिप्लिन चाहिए कि जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सके, ठीक है। और होप सो बहुत सारे जो कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स के लिए ज्वाइन किया, उन सबको भी वेलकम कर रहा हूं जी। फरहाना, ठीक है, फरहाना आप हैं, वकास भी आ गए, वालेकुम सलाम वकास। और बहुत सारे जो जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश ज्वाइन की हुई थी वो भी अब दोबारा से हमारा अगला सेशन भी ले रहे हैं, तो आपका को भी वेलकम करता हूं और आपका भी थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी, वापस आते हैं और आज का हमारा सेशन प्योरली जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स जो हैं, जो सीएसएस के पाकिस्तान अफेयर्स हैं, इसके रोड मैप के ऊपर हैं और इसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में पाकिस्तान अफेयर्स स्टूडेंट्स को मुश्किल क्यों लगता है और इसके पढ़ने का आपको फायदा क्या होगा और कैसे हम जो है हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। ऑलरेडी वही स्ट्रेटेजी उसी के तहत हम लेके चलेंगे से, लेकिन कुछ चीजें बीच में साथ में हम चेंज करेंगे, ठीक है। काशिफ वालेकुम सलाम। Laiba, I can't have the access to class. Am I only one? Are you guys who also experience the same? क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई, चेक करें कि कोई प्रॉब्लम है। लाइबा कह रही हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे तो जो है वो यहाँ पे सारे ही ऑलरेडी मिल रहे हैं, मेरे पास तो जो है वो इश्यूज कोई भी नहीं आ रहा है। प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दें कि अगर किसी को कोई और भी इशू आ रहा है तो मैं उसे जो है वो क्लास स्टार्ट करने से पहले चेक करूं। मुझे फिलहाल मेरे पास यहाँ पे वॉइस भी क्लियर है और आप लोग भी मिल रहे हैं, नो इशू। सवेरा को नो इश्यूज का मतलब नो इशू है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नो इशू। आप लोग जिनके इश्यूज आ रहे हैं वो अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें, मेरे पास यहाँ पे एक्सीलेंट कनेक्शन फिलहाल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और गर्मी मुझे पता है काफी ज्यादा हो चुकी है। एवरीथिंग इज फाइन सर, ओके थैंक यू। तो वापस आते हैं जी, जहां पे इशू हुआ प्लीज मुझे बताइएगा। थोड़ी सी मैंने सेटिंग चेंज की है और थोड़ा सा मजीद इसको एंगेजमेंट बनाने के लिए जो है थोड़ा सा मैंने चीजें ऐड की हैं, तो इस वजह से जो है ना आपको जहां पे प्रॉब्लम आएगा आप मुझे बताएंगे ताकि मुझे भी समझ आए कि कहां पे जो है वो प्रॉब्लम है। तो बात करते हैं जी पाकिस्तान अफेयर्स की, और ये पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर 1 है हमारा, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सिलेबस। कि हमारा जो सिलेबस है सीएसएस के हवाले से, ठीक है जी, या पीएमएस के हवाले से, आप सीएसएस पीएमएस को अलग अलग ना देखा करें, चाहे वो पीएमएस पीपीएससी का हो, ठीक है जी, या फिर वो जो है आप ये कह लें कि केपीएससी का हो। तकरीबन इनके सिलेबसेस सेम ही हैं और सब ज्यादा स्टूडेंट्स इसी के होते हैं। अगर कोई सीसीई का है, ठीक है जी, अब पीसीएस का स्टूडेंट है तो सिलेबस तकरीबन सेम ही होगा, आपको कहीं पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इवन यहां तक कि कोई चीज डिफाइन नहीं भी की हुई होती तो फिर भी वो पीसीएस के अंदर या पीएमएस के अंदर दे देते हैं और आप वहां पे उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपकी तैयारी जो है सीएसएस लेवल की होगी तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगा, ठीक है। यहां पे हम कोर्स आउटलाइंस की बात करेंगे सबसे पहले तो, ताकि आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट हो कि भाई इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा हम ये देखेंगे कि भाई पाकिस्तान अफेयर्स को कैसे जो है वो हम प्रिपेयर करें, और पास्ट पेपर का एक पास्ट पेपर देखेंगे, उसका रिव्यू लेंगे और देखेंगे पेपर जो है वो कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले जो लास्ट सेशन है उसका मैं थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट सेशन आपको पता है हमारा जो है वो, क्योंकि नए स्टूडेंट्स ने भी कुछ ज्वाइन किया तो उन्हें भी आइडिया हो जाएगा और जो पुराने हैं उन्हें पता चलेगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अब हमने एसे जो है वो कंप्लीट किया, ऐसा ही है, और साथ में हमने जो है वो प्रेसी और कंपोजिशन जो है वो कंप्लीट किया। इसका मतलब 2 सब्जेक्ट्स जो है हमारे 12 में से कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही है। तो 2 सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट किए, और सबसे मुश्किल टास्क जो है, सबसे मुश्किल टास्क वो क्या था, वो यही 2 सब्जेक्ट थे। आप आगे जब बढ़ेंगे ना आपको खुद आइडिया हो जाएगा, इवन जब आप एग्जाम्स देंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सबसे मुश्किल वाकई में यही 2 टास्क थे। क्योंकि अब जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर हम जाने लगे हैं, मूव कर रहे हैं, ये सारे के सारे थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, ये सारे जो है थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, सिवाय इसके कि जो एसे है, प्रेसी और कंपोजिशन है, ये हमारा जो प्योरली जो है टेक्निकल सब्जेक्ट था और ये प्रैक्टिकल सारे का सारा था। तो इसमें मैंने कहा था कि 80-20 अप्रोच के तहत हम चलेंगे, कि जिसमें 80% काम आपको करना होगा और 20% मुझे। गो कि आप मुझे ये कह नहीं सकते कि मैंने 20% किया, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने 80 से भी अबव यानी 100% से भी अबव किया। हर एक को फीडबैक मिला टाइम के ऊपर, ठीक है, थोड़ा डिले भी हुआ लेकिन हर एक को फीडबैक मिला, ठीक है जी। आपके मॉक हो गए, उस पूरे के पूरे को हमने वाइंड अप किया, और शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जिस दिन जो है वो आपने काम ना किया हो। तो जिस स्टूडेंट ने उसका हक अदा किया इंशाल्लाह वो बहुत ही मजे करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसे छोड़ेंगे नहीं। जो हमारे वीकली टेस्ट होंगे, ठीक है, उन वीकली टेस्ट में मैं इसी तरह से इसको घुमा फिरा के देता रहूंगा। कभी प्रेसी और कंपोजिशन के बीच में से चीज आएगी, ठीक है, 1 घंटे का आपका हुआ करेगा, लेकिन वो सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जो सेशन अटेंड कर रहे हैं स्टार्ट से ही। जो नए हैं उनके लिए वो नहीं होगा।
और इसी तरह से जो एसे है उसके लिए भी राइटिंग का आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। जो हमारा मंथली टेस्ट है उसके अंदर भी आपसे एसे लिखवाऊंगा, तो इंशाल्लाह इसे छोड़ेंगे नहीं। बाकी आपने बहुत अच्छा जो है मॉक अटेम्प्ट किया, जिन स्टूडेंट्स ने दिया बहुत खुशी है मुझे। आपने पेपर्स देखे होंगे, अपना भी खुद भी देखा होगा कितना शानदार जो है उनका रिस्पॉन्स आया है। और स्टूडेंट्स जो इतना ज्यादा खौफजदा थे कि पता नहीं क्या होगा, वो बहुत अच्छे गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम पास्ट पेपर का रिव्यू भी लेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, हम देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे टॉपिक आते हैं, जो सिलेबस डिफाइन किया हुआ है एफपीएससी की तरफ से, वो सिलेबस क्या है। ठीक है, जैसे कहा जाता है बहुत बड़ा सिलेबस है। देखिए, अब सिलेबस बहुत बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। यह है कि थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि आप ये कहें। हम इसे टोटल हमारे जो लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान अफेयर्स के, ये 20 लेक्चर्स हैं। 20 लेक्चर्स के अंदर हम इसे कवर करेंगे। और जब 20 लेक्चर्स होंगे तो अल्टीमेटली ये 1 महीने का आप कोर्स कह लें, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि 4 संडे भी होंगे, साथ में जो है वो हमारा टेस्ट शेड्यूल भी होगा। तो टेस्ट शेड्यूल को डाल के आपके डेली असाइनमेंट्स उसी की उसी तरह होंगी, वो टास्क आपको दूंगा। ठीक है, अब इंग्लिश के लिए डेली टास्क आपने करना है, वो आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि वो मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे तो फिर उसी तरह मैं लेके चलूंगा कि मैं कहूंगा जीआरई आप मुझे डेली भेजें, दोबारा से प्रैक्टिस करें, पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं उसकी करें, क्योंकि वो इतनी जल्दी आपको नहीं आएंगे। और ईडीएम्स की नई लिस्ट में आपसे शेयर करूंगा, वहां से आपने ईडीएम्स रोज के रोज 5 प्रिपेयर करने हैं। तो वो आप अगर भेजना चाहेंगे तो आप डेली भेज सकते हैं। ठीक है, वो आपको बाउंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो सेशन अब कंप्लीट हो चुका। ये है वीकली बेसिस पे जो मैं आपसे टेस्ट लिया करूंगा, वो आपको अल्टीमेटली जो है वो देना होगा इंग्लिश का। तो यहां पे हमारे पाकिस्तान अफेयर्स के टोटल 20 लेक्चर होंगे। पहली बात तो ये है, ये आज पहला लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। बाकी 19 यहां पे मेजर चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो 19 मेजर चैप्टर्स नॉलेज का भंडार हैं। ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। मुस्कान, जरा आपने इस बात को समझना है, वो स्टूडेंट्स जिनको सबसे ज्यादा इस टाइम तक जिन्होंने आपने ऐसे किया, ठीक है, आपने देखा जी किसी के 35 आ रहे हैं, किसी के 38 आ रहे हैं, किसी के इवन 25 या 28 आए, और बहुत अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी 60 की लाइन में ही रहे, यहां से ऊपर नहीं जा सके। ठीक है, तो नाहिद हो गई, कश्फ हो गई, एहतिशाम हो गया। ठीक है, तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं, यारसलान के, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इससे ऊपर नहीं जा सके। उसका रीजन क्या था कि अभी फिलहाल वो लिमिटेड हैं, उनके पास नॉलेज जो है वो लिमिटेड है। तो ये जो सब्जेक्ट है जिसको हम पाकिस्तान अफेयर्स कह रहे हैं, ये आपको नॉलेज देगा, यानी ये आपको कंटेंट देगा। अब देखिए, आपने जो है 50% क्या किया जी, एस्से को सीखा कि एक्चुअली में एस्से क्या है। ऐसा ही है ना, आपने उसे सीख लिया कि एस्से क्या है, किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसका प्रोसेस क्या है। आपने आउटलाइन से स्टार्ट करके सारे का सारा सीखा। अब टेक्निकल चीजें आपको आ चुकी हैं, स्किल्स आपकी इंप्रूव हो रही हैं। अब आपके पास कमी किसकी है? कंटेंट की। और सबसे ज्यादा जो कंटेंट देगा सब्जेक्ट, वो ये सब्जेक्ट है। पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट से ज्यादा नॉलेज आपको देगा, क्योंकि मिक्सचर है। पाकिस्तान अफेयर्स इटसेल्फ कोई सब्जेक्ट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, आईआर एक सब्जेक्ट है, ठीक है, इस्लामिक स्टडीज एक सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। तो पाकिस्तान अफेयर्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको ये मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स है। इसके अंदर आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे, सिविक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, सोशियोलॉजी भी पढ़ेंगे, कल्चर भी पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, तो सारी चीजें आप यहां पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देगा। तो जो 50% आपका प्रॉब्लम है वो यहां पे सॉल्व होगा कंटेंट को लेके। तो इसलिए आपने यहां पे अपने कंटेंट के लिए काम करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह ये जो 1 महीने का सेशन होगा, ये भी बहुत ही शानदार सेशन होगा, और डेली के डेली आप उसी तरह से काम करेंगे और आपको मजा आएगा। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास एफपीएससी का सिलेबस है उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक चैप्टर है, और इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये सारे का सारा मैंने खुद से कुछ यहां नहीं लिखा, ये वही है जो एफपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे अपने सिलेबस के अंदर जो है वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये सारे का सारा वही है। अब एफपीएससी क्या कहता है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है। अब वो ये कह रहा है कि किन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए। फिर वो कहता है भाई कि ये सेक्शन क्या कवर करेगा, कि इस सेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद इसकी एलुसिडेशन ऑफ पाकिस्तान पता होनी चाहिए आइडियोलॉजी की, इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी, मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट आपको ये पता होना चाहिए, मुस्लिम रूल का डाउनफॉल कैसे हुआ ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, रेनेसेंस की जो एफर्ट हुई ये पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कहता है जी यहां पे आपने डिस्कस करना है मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज को, मुख्तलिफ लीडर्स को, जो कि एक्चुअली में आइडियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो हमारी आइडियोलॉजी की एवोल्यूशन है,
ठीक है जी, जो साउथ एशिया के अंदर आइडियोलॉजी की एवोल्यूशन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे कि शेख अहमद सरहिंदी का आपको पता होना चाहिए, वो कहता है मैं यहां पे आपसे पूछ सकता हूं आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि भाई शेख अहमद सरहिंदी के बारे में मुझे बताओ। शाह वलीउल्लाह के बारे में आपसे पूछ सकता हूं, वो ये कह रहा है। सैयद अहमद शहीद के बारे में मैं पूछ सकता हूं, आपको पता होना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे कि वो खुद ही बता रहा है, अलीगढ़ के बारे में आपको पता हो, मैं पूछ सकता हूं, ठीक है। देवबंद के बारे में आपको पता हो, नदवा के बारे में आपको पता हो, नदवातुल उलमा, ठीक है जी। सिंध मदरसा के बारे में आपको पता हो, इस्लामिया कॉलेज पेशावर के बारे में आपको पता हो। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए जिन्होंने रोल प्ले किए, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अंदर। फिर कहता है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज एक्सप्लोर्ड थ्रू द स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल एंड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कि भाई आपको ये सारी चीजें पता होंगी, मैं इनमें से किसी भी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि एक आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक ही चैप्टर है और इतना बड़ा है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई वो इस आइडियोलॉजी को, इसकी एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहा है कि भाई कहां से आइडियोलॉजी स्टार्ट हुई, मुस्लिम रूल से स्टार्ट हुई, कि भाई कैसे जो है वो 712 में हमने देखा मोहम्मद बिन कासिम आया और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली ये डेवलप होती गई। एक साइड पे हम देखते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप आती गई, दूसरी साइड पे हम देखते हैं स्पिरिचुअल लीडरशिप आती गई, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडरशिप जो है, इनकी जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो कॉम्बो है, यही पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को डेवलप करते हैं, समझ रहे हैं। तो यही पाकिस्तान का एवोल्यूशन है। तो इसके अंदर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये एफपीएससी कह रहा है, ये हमारे चैप्टर 1 के अंदर। चैप्टर 2 है हमारे पास की लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। फिर ये कहता है कि आपको ये पता हो कि पाकिस्तान की जो जमीन है, यानी जो पाकिस्तान का जो मैप आ रहा है, ठीक है, जो नक्शा है पाकिस्तान का, अब यहां पे मैं वैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो नक्शा है इसके अंदर जो भी है आपको पता होना चाहिए, यहां के जो लोग हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसे? क्योंकि हम ये कहते हैं पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है, फेडरेशन है। तो फेडरेशन क्यों है? क्योंकि यहां पे डिफरेंट एथनिसिटीज के लोग जो है वो आबाद है। यहां पे सिंधी है, पंजाबी हैं, जो अभी आप सारे यहां पे मौजूद हैं, ठीक है जी। सिंधी, पंजाबी, पठान, गिलगित से, जीबी से, कश्मीर से, ठीक है जी, कोयटा से, बलूचिस्तान से, हर एरिया से यहां पे इस क्लास को अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो है वो अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और सबका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। तो इसलिए जो है ये आपको पता होना चाहिए। अब असलम को ये पता होना चाहिए कि भाई बलूचिस्तान का कल्चर क्या है, या असलम को ये पता होना चाहिए कि हैदराबाद के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से मुस्कान जो है उनको ये पता होना चाहिए कि भाई जो जीबी का कल्चर है या केपी का कल्चर है वो क्या है, समझ रहे हैं। तो ये आपको जब पता होगा, इसी तरह से जो है वो आप जो डिफरेंट एरियाज के स्टूडेंट्स उनको सबको पता, नाम लूंगा तो शायद आप लोग नाराज हो जाएं, तो ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां पे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के ज्योग्राफी के बारे में आपको पता हो, पाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये सब आपको पता होना चाहिए। चाहे वो कंटेम्प्रेरी है, कंटेम्प्रेरी का मतलब अभी रिसेंट 1 साल या 2 साल, क्योंकि जब भी करंट अफेयर्स के हवाले से आपको क्वेश्चन आएगा ना पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स में 50% तो आपका वो है जो आपका सब्जेक्टिव है, और 50% वो है जो आप जो है वो ऑब्जेक्टिवली प्रिपेयर कर रहे होते हैं साथ में करंट अफेयर्स की फॉर्म के अंदर, कि भाई एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या हैं, एजुकेशन के अंदर क्या हो रहा है, हेल्थ के क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें डिस्कस हो रही होती है, सेक्टेरियनिज्म का, रिलीजियसली क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है, या वीट के क्राइसिस कैसे आगे, जो डेली आप देखते हैं, मैं वीडियोस भी अपलोड कर रहा होता हूं, तो वो डेली यही टॉपिक होते हैं, उसके ऊपर थीम्स तो 5-6 ही होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, नॉलेज अपडेट हो रहा होता है मुसलसल, या IMF के साथ पाकिस्तान के मामलात क्या चल रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स के अंदर भी है, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी है। तो हम करंट वाले को करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे और यहां पे इसको डिस्कस करेंगे, और कोई चीज अगर यहां पे स्किप करनी होगी तो स्किप करके उसे सिर्फ करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर कहता है कि भाई आपने हाईलाइट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेंड्स को, प्रॉब्लम्स को। अब ये सारे का सारा ये जो कह रहा है ना, आप हाईलाइट करें लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो टॉपिक दे रहा है, ये सारे करंट सिनेरियोज के अंदर है, कि ये करंट अफेयर्स में आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई एनर्जी के क्या क्राइसिस हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या आप रिफॉर्म्स सजेस्ट कर रहे हो, क्या चैलेंजेस जा रहे हैं, ठीक है, या पाकिस्तान के ईरान के साथ जो रिलेशंस है वो कैसे जा रहे हैं, पाकिस्तान के इंडिया के साथ कैसे हो रहे हैं, वो आगे भी डिस्कस करेगा, लेकिन यहां पे आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है चेंजिंग रीजनल एपरेटस, ठीक है जी। अब रीजनल एपरेटस का मतलब यह है कि जो हमारा रीजन है जिसके अंदर हम मौजूद हैं, हम एशिया के अंदर मौजूद हैं, और एशिया के अंदर साउथ एशिया के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट, ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो एक छोटा कॉन्टिनेंट उसका साउथ एशिया, और ये जो इसके रीजन के अंदर है, यहां पे अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, ठीक है जी, ईरान है, अफगानिस्तान, तो ये सारे मिल रहे हैं। और अब यहां पे कहते हैं चेंजिंग रीजनल डायनेमिक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब करंट अफेयर्स के सिनेरियो के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई यहां पे जो है वो क्या क्या चेंजिंग लैंडस्केप है, कि पाकिस्तान का, अफगानिस्तान और ये और वे क्या मामला चल रहे हैं। ये चैप्टर 3 है।
नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 4 न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकली हम डिस्कस करेंगे यहां पे कि आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो क्या है, ठीक है जी, पाकिस्तान किस तरह से उसकी हिफाजत करता है और न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस कितनी है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सेफ्टी के बारे में क्या सोचता है, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचता है, या क्या पॉलिसीज बनाई हुई हैं, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कल को आप सिविल सर्विस का जब हिस्सा बनेंगे तो जाहिर बात है ये आप पे जाएगा। आपको एक जो है वो इसी बन के सिक्योरिटी देनी होगी, वो कि ये तो सारा आर्मी का काम है, लेकिन जाहिर बात है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन साथ में रन हो रही होती है, पूरे मामलात को देख रही होती है फ्रंट के ऊपर, और बिहाइंड द सीन वो होते हैं। सिक्योरिटी का आपको पता हो, इंटरनेशनल कंसर्न्स क्या क्या हो रहे हैं, जैसे आजकल आप देखते हैं कि भाई पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उस लेवल पे चला जाएगा कि जहां पे पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो गिरवी रखने पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये इस तरह से पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, इंडिया के साथ क्या हैं, अफगानिस्तान के साथ क्या हैं, उनको आप देखें। इसी तरह पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए चैप्टर 4 के अंदर। चैप्टर 5 है रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कि भाई आपको यह पता होना चाहिए, ये सिलेबस का हिस्सा है कि भाई जो रीजनल कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि आज हम किस दौर में रह रहे हैं, आज हम आईआर के दौर के अंदर रह रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है आज सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर। आज हम होल में बंद होके, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर बंद होके और हम ये कहेंगे कुएं का मेंढक बन के हम आज नहीं चल सकते, जैसे साउथ कोरिया है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे ममालिक हैं जो सिर्फ जो है वो अपने होल के अंदर ही बंद हैं और दुनिया से दूर हैं। तो आप ऐसे कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जाहिर बात है जो रीजनल ऑपरेटर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईआर के हवाले से कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए जी, सार्क के बारे में, ईसीओ के बारे में, एससीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, और यहां पे करंट सिनेरियो के अंदर भी और इनकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान का क्या रोल है इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रोल प्ले कर रही हैं अपना इस रीजन को डेवलप करने में या पाकिस्तान को डेवलप करने में, ठीक है, या कर सकती हैं। चैप्टर 6 है हमारे पास सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान। सबसे की थीम जो है इस टाइम पे आपको पता है, ठीक है, कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3-4 साल से जो हालात बने हुए हैं, खैर हालात तो पाकिस्तान में 76 साल से ही बने हैं, आपको पता है पाकिस्तान 76 साल से जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है, ऐसा ही है ना। वो नाजुक दौर बहुत ही लंबा है, 76 सालों पे जो है वो मुश्तमिल है, और पता नहीं ये नाजुक दौर कब खत्म होगा और इसकी नाजुकी कब खत्म होगी, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं खास करके इस टाइम पे जो आप देखते हैं कि कैसे जो है वो सिविलियन के होते हुए, सिविलियन गवर्नमेंट के होते हुए कैसे जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने पंजे गाड़ रही है, और किस तरह से हमारी डेमोक्रेसी को मैनिपुलेट किया जा रहा है, सिविल राइट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। यहां पे दिल पे लेने की कोई बात नहीं है, एक ओपन माइंडेड एक बात है कि आप जब जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर आपको प्योर डेमोक्रेसी देखनी चाहिए, जब आप डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो फिर प्योरली वहां पे उन्हें देखना चाहिए, ठीक है। ये जो हाइब्रिड सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर कि जो है वो मिक्स किया, खैर तो हाइब्रिड से भी आगे निकल गया, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे कि भाई क्या हैं इस टाइम पे, क्या है एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो आईनी तौर पे क्या होने चाहिए और आइडियल क्या है, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास है चैप्टर 7 जी, इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान के पाकिस्तान को कौन कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ठीक है, और किन किन इकोनॉमिक चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है। अब जाहिर बात है इस टाइम पे ये भी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है, ये थीम्स हैं जिसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने जो है वो वीडियो अपलोड की थी आईएमएफ के हवाले से कि भाई आईएमएफ जो है वो क्या क्या अब नई कंडीशंस रख रहा है कि अगर आप ये पूरी करेंगे तो आपको नया लोन का जो प्रोग्राम है वो मिलेगा, ठीक है। तो जाहिर बात है पूरी तो करनी होगी, ऐसा तो है नहीं कि पूरी नहीं करेंगे, तो पूरी करनी होगी तभी जो है हमें लोन मिलेगा, अदरवाइज हम फिर डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे और हमारे लिए फिर जो है वो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए यहां पे हमें क्या क्या क्राइसिस हैं इकोनॉमी के अंदर, यहां पे रिफॉर्म्स का हमारा एजेंडा जो है वो क्या हो सकता है, इसको डिस्कस करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, एफपीएससी कह रहा है। चैप्टर 8 है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, कि भाई पाकिस्तान को एक तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है ना, ट्रेडिशनल का मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, पाकिस्तान के जो रिलेशंस है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो यहां पे जो पाकिस्तान को थ्रेट है ही है कि इंडिया की साइड से थ्रेट है, अफगानिस्तान की साइड से थ्रेट है, या जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं। फिर एक नॉन ट्रेडिशनल है, नॉन ट्रेडिशनल का मतलब यह है कि जो रिवायत से हटके है, जो रिसेंट टाइम के अंदर हम देखते हैं ज्यादा जन्म लिया, क्या पाकिस्तान की ये भी ट्रेडिशनली हो चुका है। जैसे आप बात करें अगर टेररिज्म की, तो पाकिस्तान में 40 साल
साल इस दहशतगर्दी के हो चुके हैं। स्वेत अफगान वॉर के बाद से 1979 के बाद से हम इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जब हम इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो अल्टीमेटली अब ये भी हमारे लिए ट्रेडिशनल बन गया भाई, ठीक है। तो ये हमारे लिए ट्रेडिशनल है, लेकिन क्योंकि ये चीजें चेंज हो जाती हैं, ट्रेडिशनल जो नॉन ट्रेडिशनल है वो चेंज होती रहती है, ट्रेडिशनल चेंज नहीं होती। समझ गया? अब हम नेबर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करके तो ये जो टेररिज्म है इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को हम डिस्कस करेंगे यहां पे कि भाई कौन कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ठीक है, जो स्टेट का हिस्सा नहीं है, ना एक रियासत का, यानी ना पाकिस्तान का, ना अफगानिस्तान का, ना इंडिया का, ना चाइना का, ना अमेरिका का, वो इन स्टेट्स का हिस्सा नहीं है, वो नॉन स्टेट एक्टर हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो नॉन स्टेट बने हुए हैं, ठीक है। और वो नॉन स्टेट बन के जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप देखिए तो दुनिया को कैसे जो है इस दहशतगर्दी ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। चाहे हम इसके पीछे अब जिस तरह की जो थ्योरीज आप देखते हैं, दो डिफरेंट तरह की आरा होती हैं कि भाई एक ज़ायनिज़्म के थ्रू ये सारा सिलसिला चलाया जा रहा है जानबूझ के, और एक हम देखते हैं कि जो हमें सरफेस के ऊपर चीजें देखने को मिलती हैं कि कैसे अलकायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशन या जो बाकी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट हो रही है, दाइश है, ठीक है, तो ये कैसे ऑपरेट हो रही है, किस तरह से जो है नॉन स्टेट एक्टर्स इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि स्टेट्स मिलके भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। समझ रहे हैं ना? तो कैसे जो है ये चीजें इवॉल्व हुई हुई हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान रोल इन रीजन, कि पाकिस्तान का जो रीजन के अंदर रोल है वो क्या है, क्या रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है, क्या कहां पे पॉजिटिव है, कहां पे नेगेटिव है, कहां पे इसको बेहतर किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए चैप्टर 9 के अंदर। चैप्टर 10 में आपको पता होना चाहिए जी द पैलेस्टाइन इशू, कि भाई पाकिस्तान का जो फलस्तीन का जो इशू है वो क्या है। अब देखिए ये इस टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है पैलेस्टाइन का इशू, कि इसकी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और साथ में इस टाइम पे करंट सिनेरियोज जो चल रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है। और इसी के साथ आपको फिर ये भी जाहिर बात है पता होगा कि मिडिल ईस्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, तो वो करंट अफेयर्स का हिस्सा बन जाएंगे। तो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स मर्ज करेंगे तो आपके पास एक नॉलेज का भंडार डेवलप होगा, अगर आप इस चीज को लेके चलेंगे जैसे आपको बताऊंगा, ठीक है। चैप्टर 11 है चेंजिंग सिक्योरिटी डायनेमिक्स फॉर पाकिस्तान, कि कैसे जो है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स है वो चेंज हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान के लिए कैसे चेंज हो रही है, पाकिस्तान की कैसे चेंज हो रही है। की का मतलब हम चेंज कर रहे हैं, के लिए का मतलब यह है कि हमारे नेबर्स हमारे लिए या हमारे जो सुपर पावर्स हैं वो हमारे लिए चेंज कर रही हैं चीजों को। समझ गए कि दुनिया के अंदर चेंज हो रही है तो जाहिर बात है उसमें हम भी हिस्सेदार हैं, तो दोनों को हम देखेंगे, यानी इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों में हम देखेंगे कैसे जो है चेंज हो रही हैं। और इसके अंदर पाकिस्तान को जो नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस हैं, जो आप रोज सुनते हैं कि भाई हमने लोगों को इसलिए पकड़ के मारा, हम उसको इसलिए थ्रेट कर रहे हैं, हम मीडिया को इसलिए बंद कर रहे हैं, हम ये लॉ इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो है यहां पे कंप्रोमाइज हो रही है। तो ये जो टर्म है नेशनल सिक्योरिटी, जो खास करके आईआर की एक स्पेसिफिक टर्म है, इसको हम देखेंगे क्या है और किसके जुमरे के अंदर किस तरह से जो है इसे मैनिपुलेट किया जाता है, खास करके पाकिस्तान जैसे स्टेट्स के अंदर, कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप किसी का भी गला काट दो तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि जाहिर बात है आपने ओथ लिया हुआ है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं नेशनल सिक्योरिटी के, ठीक है। और जो मेरे या आप जैसे सिविलियन हैं, जाहिर बात है उन्होंने ओथ नहीं लिया हुआ तो उनका गले आप काट सकते हो, ये एक बात है। लेकिन जाहिर बात है पूरी दुनिया के अंदर ये स्ट्रक्चर है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं। क्या अमेरिका के अंदर भी कोई अमेरिकन स्टेट के खिलाफ बात करेगा तो जाहिर बात है सीआईए उसे पकड़ेगी या कोई भी एजेंसीज है उसे उठाएंगी कि भाई आप जो है हमने तो ओथ लिया हुआ है, आप गलत कर रहे हो। चैप्टर 12 है पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971, फिर ये यहां पे हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है जी, कि भाई जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है 1971 के बाद से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 1971 से पहले डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है जी, जो हमने देखा कि 1947 से लेके 1971 तक आएगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है हमारी हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का, कि जब तक वो नहीं पता होगा तो आप 1971 के बाद आगे जा नहीं सकते। लेकिन क्योंकि 1971 के बाद पाकिस्तान उससे पहले दो हिस्से थे या दो पाकिस्तान थे, तो अब एक ही पाकिस्तान है, तो इसलिए ज्यादातर फोकस इसी को किया जाता है। लेकिन पता आपको वो होगा तब भी आप इसका आंसर कर सकेंगे। इसके अंदर देखिए आपको पता होना चाहिए कि भाई पोस्ट 1971 हमारे पास क्या हालात बने और किस तरह से जो है आज तक पाकिस्तान के अंदर हालात जा रहे हैं, तो ये अप्स एंड डाउन्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। चैप्टर 13 है पाकिस्तान एंड यूएस वॉर ऑन टेरर। अब ये हमारा कंटेम्प्रेरी एक जो है वो टॉपिक है कि पाकिस्तान की जो स्पेसिफिक वॉर है, ठीक है जी, वॉर ऑन टेरर, खास करके जो दहशतगर्दी की वॉर है जिसमें यूएस के साथ हम मिलके जो है वो पहले 1979 के अंदर हम यूएसएसआर के खिलाफ लड़े, सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े, उसके बाद जो है हम तालिबान के खिलाफ लड़े। तो ये जो सारे का सारा सिलसिला है ये क्या है, वॉर ऑन टेरर के ऊपर हमें इसके बदले में क्या मिला क्या नहीं मिला, और हमने कहां से गलतियां की, और क्या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने उससे कुछ लर्न करने की कोशिश की या नहीं की।
उसके बाद हम यहां पे बात करेंगे जी एग्जामिनिंग पाकिस्तान रोल इन ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के ग्लोबली जो पाकिस्तान वॉर टेरर हो रही है उसके अंदर पाकिस्तान क्या जो है वो रोल प्ले कर रहा है या क्या किया इसने। फिर आपको पता होना चाहिए जी फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो है खास करके पोस्ट 9/11, ऑलरेडी हम इसको हिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे कि जाहिर बात है हमें पता होगा कि पहले क्या थी, तभी तो बात का डिफरेंस हम देख सकते हैं। ऐसे ही है तो खास करके यहां टारगेट किया जाता है 9/11 को कि 9/11 के अटैक्स के बाद जो दुनिया की फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई और आईआर के अंदर डायनेमिक्स चेंज हो गई कि दुनिया के हर मुल्क जो है उसको चूज करना था कि अब वो कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, और जो मेजर कंसर्न्स है वर्ल्ड के उसको कैसे जो है वो आगे लेके चलेगा। तो आपको फॉरेन पॉलिसी का पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में जो जमहूरी निजाम है इसका एवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ 1947 के बाद से कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कैसे जो है इसका एवोल्यूशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, कहां-कहां पे हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फिर हमारे पास थी एथनिक इश्यूज एंड नेशनल इंटीग्रेशन के पाकिस्तान एक फेडरेशन है तो अब सिंधी को पंजाबी से क्या प्रॉब्लम है, पंजाबी को बलोची से क्या प्रॉब्लम है। जैसे आप अक्सर सुनते हैं कि भाई बलोचिस्तान के अंदर जो है कोई बस रोकी जाती है, वहां पे कहा जाता है आईडी कार्ड दिखाओ, जब वो दिखाते हैं तो देखते हैं कि भाई ये पंजाबी है तो पंजाबियों को वहां पे कत्ल कर दिया जाता है, ठीक है, क्यों कि वो पंजाबियों से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं कि वो ये समझते हैं बलोची जो है, खास करके बलोची सेपरेटिस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो बलोची सेपरेटिस्ट जो है वो ये समझते हैं कि पंजाब हमारे ऊपर रूल कर रहा है और एक्चुअली में हकीकत में ऐसा ही है। अगर आप देखेंगे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब से है, हमारी जो आर्मी है 90% पंजाब से है, ठीक है, तो ये पंजाब ही जो है एक्चुअली पाकिस्तान का दूसरा नाम अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई वो ये कहते हैं कि ये हमारे रिसोर्सेज खा गए, हमारे पैसे खा गए, हमें आजादी नहीं देते, हमारे प्रॉब्लम्स इनकी वजह से हैं, तो वो नफरत करते हैं। ये एक सिंबॉलिकली वो फिर इनको जो है मर्डर करते हैं, कत्ल करते हैं कि भाई देखो हम तुमसे कितनी नफरत करते हैं कि हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये हमारे एथनिक इश्यूज हैं, समझ रहे हैं ना। फिर हम देखते हैं जब रीजन के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स होती है कि सिंधी पंजाबी के खिलाफ, पंजाबी पंजाबी के खिलाफ, फिर रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहां पे क्या रोल प्ले करती हैं अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए कि जब नारे लगाती हैं वो, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको पता होना चाहिए जी हाइड्रोपॉलिटिक्स क्या है, यानी पानी की जो सियासत है, क्योंकि पानी की सियासत एक बहुत मेजर इशू है, ठीक है, तो पानी की सियासत क्या है, वाटर इश्यूज इन डोमेस्टिक एंड रीजनल जो है वो कॉन्टेक्स्ट के जो हमारे पानी के मसाइल हैं वो रीजन के अंदर क्या है और डोमेस्टिकली हमारे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे इंटरनली जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे आप देखते हैं इरसा बना हुआ है, बार बार कहा जाता है हमारा पानी खा गए, हमारा पानी खा गए। 18 पे है पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेट के लिए होना भी यही चाहिए। जब हम बात करते हैं रियासत की तो जाहिर बात है रियासत कायम ही तब रहेगी जब वो सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो देखेगी। जब रियासत मफाद परस्त नहीं होगी तो जाहिर बात है चीजें मूव नहीं करती। तो इसलिए आईआर के अंदर ये एक बड़ी डिबेट है कि भाई आप नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट क्या है और कैसे आप इनकी सिक्योरिटी को जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर देखिए आप क्या क्या होता है, गो के पाकिस्तान जैसी रियासतें वहां पे पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, ठीक है जी, कुर्सी की सियासत जिसे हम कहते हैं, तो यहां पे नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर हम ये देखते हैं कि स्टेट्स के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और वो अपने मफादात के लिए पॉलिसीज बनाती हैं, अपने फायदे के लिए नहीं बनाती, यानी लोग अपने फायदे के लिए बनाते। और 19 चैप्टर है जी चैलेंजेस टू सुवरेनिटी। अब ये भी हमारा जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ ही है। चैलेंजेस टू सुवरेनिटी के पाकिस्तान की जो हकमियत है उसको क्या क्या चैलेंजेस हैं, टेररिज्म का चैलेंज कहां पे है, नेबरहुड का चैलेंज कहां पे है, नॉन ट्रेडिशनल कहां पे है, फूड सिक्योरिटी का चैलेंज कहां पे है, क्लाइमेट का कहां पे है। तो ये चैलेंजेस हमारी सुवरेनिटी को है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 19 यहां चैप्टर है और आज का जो है हमारा ये जो जिसको इंट्रोडक्शन हम कह रहे हैं ये हमारा 20th है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं जी सजेस्टेड रीडिंग्स की कि जो एफपीएससी है, ठीक है जी, उसने अपनी वेबसाइट पे अपने सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ है हर सब्जेक्ट के साथ उसने एक लंबी लिस्ट दी हुई है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए नहीं बल्कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कि भाई इस सीएसएस की जर्नी को मजीद मुश्किल करने के लिए वो कहता है ये पढ़ो, ठीक है, वो ये कहता है ये पढ़ो। अब उसे एफपीएससी को ये नहीं पता कि भाई आज के टाइम पे हम एफपी देखें, इंस्टा देखें, एक्स देखें, ठीक है, और मुझे नहीं पता और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यूट्यूब देखें, या फिर हम जो है वो इन बुक्स को पढ़ें। तो अब ये एफपीएससी को बताना पड़ेगा कि भाई आप इन सजेस्टेड रीडिंग्स के अंदर चीजों को चेंज करें। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पुराने जमाने में आज से 70 साल पहले या 50 साल पहले या 30 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट का रेवोल्यूशन नहीं था, तो लोग फारिग होते थे, बैठ के बुक्स पढ़ते थे, चलो ये मंगवा ली, पढ़ ली, ठीक है जी, फ्रंट लाइन पाकिस्तान पढ़ ली। तो अब ये पॉसिबल नहीं है। अब तो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं को पढ़ें तो बड़ी बात है।
खैर मजाक से हट के अगर आपको कहूं तो ये हमारे पास रीडिंग्स हैं जी। यहां पे अगर आप में से इनके पास, ये असल में ना बुक्स कैसे दी जाती है इसको जरा समझिएगा, फिर मैं आगे इस बात को आपको समझाता हूं। इस बात को जरा समझिएगा। अब बेसिकली बुक्स ऐसे दी जाती हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहां पे 16 बुक्स दी हुई हैं तो 16 की 16 बुक्स जो हैं वो सिलेबस को कवर कर रही हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। फिर बताता हूं आपको कि यहां पे अगर 16 बुक्स दी हुई हैं तो 16 बुक्स का मकसद हरगिज ये नहीं है कि भाई यहां पे जो है आप ये कहें कि ये सारी की सारी सिलेबस कवर करती हैं तो कोई आप एक लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इसलिए दी हुई हैं कि ये सारी की सारी बुक्स डिफरेंट पोर्शंस जो है वो कवर करती हैं। कोई बुक जो है वो सिक्योरिटी को कवर कर रही है पाकिस्तान की, कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री को कवर कर रही है, कोई पाकिस्तान की सोशियोलॉजी को कवर कर रही है, कोई पाकिस्तान के जो है वो पॉलिटिक्स को कवर कर रही है, कोई कंटेम्प्रेरी अफेयर्स को कवर कर रही है। तो हर बुक डिफरेंट कवर कर रही है। तो वो ये कह रहा है एफपीएससी वाले हर सब्जेक्ट के अंदर वो यूं ही करते हैं कि ये सारी बुक्स आप, यानी 16 बुक्स अगर एक स्टूडेंट पढ़ेगा तो तब जाके वो सीएसएस का पाकिस्तान अफेयर्स तैयार कर सकेगा। अब मुस्कान जैसे स्टूडेंट सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है भाई, या उबैदुल्ला जैसे कि भाई ये तो 16 बुक्स कौन पढ़ेगा और साथ में टेस्ट भी देगा, साथ में असाइनमेंट भी करेगा, तो ये कैसे होगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना, इसीलिए ये बुक्स हम कहते हैं ना पढ़ें, समझ गए हो। तो ये बुक्स कोई भी नहीं पढ़ता। इनमें से एक दो बुक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो टॉपिक बहुत, जैसे सिक्योरिटी को लेके, हिस्ट्री को लेके, तो एक दो बुक्स आपको पढ़नी होती हैं जो आपके नॉलेज को थोड़ा सा वाइड करती हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, 16 बुक्स एक एक दफा पढ़ने से आपको कभी नॉलेज नहीं आएगा, लेकिन एक बुक को 16 दफा पढ़ने से आपको बहुत नॉलेज आएगा। और सीएसएस अब एक एग्जाम है, समझ रहे हो, जितना टफ होता जा रहा है ना, अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये कहें कि आप 5 बुक्स भी पढ़ लेंगे। आपने अगर एक बुक को भी 5 बार पढ़ा तो अल्टीमेटली आपका पेपर पास हो जाएगा, क्योंकि आपको लेने हैं 40 नंबर। आपकी जो रेस है सबसे पहले 40 नंबर की है, उसके बाद इसको इंप्रूव करने की है कि 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और एवरेज नंबर जो आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर वो 62, 65 एवरेज आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब यहां पे नंबर मिलते हैं, यहां पे आप नंबर ले सकते हैं, लेकिन एक बुक को 5 बार पढ़ के, ना कि 5 बुकों को एक बार पढ़ के, क्योंकि वो कोई नॉलेज आपको याद नहीं रहेगा। तो जितना नॉलेज आप रिटेन करेंगे, जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज से गुजरेंगे, टेस्ट सीरीज और असाइनमेंट्स, यही सीक्रेट है सीएसएस का, ये याद रखिएगा। ये नॉलेज आपको पता है, आपको नहीं पता आइडियोलॉजी क्या है, आपको नहीं पता हिस्ट्री क्या है, आपको नहीं पता सिंधी पंजाबी पश्तून एथनिक प्रॉब्लम्स क्या है, पता है ना आपको, लेकिन क्या आपने कभी लिखे, यहां पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चीजें ऑलरेडी आपको आती हैं, समझ रहे हो ना, आपको आती हैं। जो टेस्ट सीरीज है वो क्या करेगी, टेस्ट सीरीज आपको इतना टफ टाइम देगी कि उसके थ्रू आपकी जो तैयारी है वो एक हाई लेवल पे पहुंचेगी, उस लेवल पे पहुंचेगी जहां पे जो है वो आप इन चीजों को आगे मैनेज कर सकोगे, ठीक है। तो इसलिए यहां पे अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर आप किसी के पास टाइम है, तो 15 नंबर की जो बुक है मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान जो है, ये फरजाना शेख की बुक है, अगर ये आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद यहां पे अगर आप पढ़ते हो, आयशा जलाल की बुक है नंबर 6 पे, मॉडर्न साउथ एशिया हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। आयशा जलाल पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त हिस्टोरियन है। तो मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ ये 2 बुक्स हर बार रेकमेंड करता हूं कि इन 16 में से अगर आपने कोई पढ़नी भी है, आपको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, बहुत आपके पेट पे मरोड़ है कि नहीं भाई मुझे नॉलेज बहुत सारा लेना है, अच्छी बात है, तो आप फिर ये 2 बुक्स पढ़ लें, बाकी आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब बुक्स का डाटा अब हमें एक जगह मिल जाता है। अब हम स्मार्ट अप्रोच की तरफ जाएंगे, हार्ड अप्रोच की तरफ अगर हम जाएं, हार्डवर्क की तरफ जाएं, तो फिर तो सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन हमें पता है कि अगर एक एक बुक की 16 बुक्स हैं तो हमें 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 144 बुक्स आप में से कौन पढ़ सकता है एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर, फिर तो सीएसएस कोई ना कर सके, समझ रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है फिर आपको यहां से 1-2 बुक्स, इसके अलावा जो बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए वो कौन सी हैं, ठीक है। अब आपको पता है जैसे कारवान है, जैसे जेडब्ल्यूटी है, डोगर्स है, यहां पे इन्होंने पूरे सिस्टम बनाया है और इन्हीं बुक्स से चीजें लेके उन्होंने अपनी बुक्स कंपाइल की हुई है पाकिस्तान अफेयर्स की, वो आपका सारा सिलेबस कवर करेंगी बगैर किसी परेशानी के, और वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो जो 2 आपको वैसे पढ़नी चाहिए, अगर मैं उनका नाम लूं, एक है ट्रैक टू पाकिस्तान, ठीक है जी, अहमद सईद साहब की, प्रोफेसर अहमद सईद साहब की, जबरदस्त हिस्टोरियन है पाकिस्तान के, ठीक है। और ये ट्रैक टू पाकिस्तान यहां पे मैं भी आपको इसी के थ्रू पढ़ाऊंगा, यानी कि कुछ चीजें जो है, कुछ बुक्स मिक्स होंगी, उन मिक्सचर का नोट्स आपको जो मिला करेंगे वो नोट्स इनके थ्रू हुआ करेंगे। तो ट्रैक टू पाकिस्तान बहुत अच्छी बुक है, ठीक है जी, अगर आप कभी पढ़े तो ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप पढ़ सकते
देखते हैं जी मर्डर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है जी, के अजीज की। आपको पता है ये एक बहुत ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर डिबेटेबल बुक है, और खास करके आज के इस पैराडाइम के अंदर आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए कि भाई कैसे जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया गया। और जो पहले तो चलता रहा, जब पहले स्टार्ट में के अजीज साहब की बुक सामने आई थी तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि भाई आप लोगों को आइडियोलॉजी से दूर लेके जा रहे हैं, और जबकि ये कहते हैं कि आइडियोलॉजी लफ्ज की कोई चीज ही नहीं है भाई, पाकिस्तान आइडियोलॉजी में बना ही नहीं है। ये तो बाद में लोगों ने जो है, या पॉलिटिकल लोगों ने अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो है वो आइडियोलॉजी को सहारा बनाया, ठीक है, और इस्लाम के नाम के ऊपर वोट लेना स्टार्ट कर दिए, जबकि आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं है, वो ये मानते हैं। तो वो जो आज आप कल मेम्स देखते हैं ना कि भाई पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज के अंदर तो हमें ये पढ़ाया गया, मुताला पाकिस्तान के अंदर तो हमें ये पढ़ाया गया कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान की आर्मी ऐसी है, वो जंग लड़ी, ये जंग लड़ी। तो इसके अंदर इस तरह की चीजें हैं, जैसे हमें कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम हीरो है, ये वो, या महमूद गजनवी हीरो है, तो ये इस चीज को जो है वो डीकोड करते हैं कि भाई महमूद गजनवी कौन सा हीरो है, उसने जो अटैक किया वो क्यों किया। तो जो नोट्स आपको मिलेंगे या जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन बुक्स का रेफरेंस देके पढ़ाऊंगा, यानी ट्रैक टू पाकिस्तान का भी डेटा होगा और द मर्डर ऑफ हिस्ट्री जो है उसका डेटा भी आपके पास होगा। इसके अलावा जो बुक आपको लेनी है मस्ट कंपल्सरी, ठीक है, ये अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, वरना सिर्फ एक बुक को आपने अगर बेहतरीन करके पढ़ लिया तो आपके पेपर पास हो जाएगा पाकिस्तान अफेयर्स का, और सिर्फ पास नहीं होगा 50+ में जाएगा। और वो बुक है जी पाकिस्तान अफेयर्स की टू द पॉइंट पाकिस्तान अफेयर्स। अब इस पे लिखा हुआ तो है टू द पॉइंट, लेकिन ये टू द पॉइंट नहीं है, वो क्या है तो टू द पॉइंट, लेकिन ये काफी जो है वो कंप्रीहेंसिव बुक है और काफी डिटेल से इसके अंदर चीजें डिस्कस हुई हुई हैं और काफी हेल्दी बुक है, ठीक है। और ये वर्ल्ड टाइम्स की बुक है, जो कि खास करके इसके अंदर जो है वो 3 ऑथर शामिल हैं। तो 2 जो है वो लियाकत न्याजी साहब और एम उस्मानी साहब डॉक्टर जो है ये शामिल हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है, लिखी तो नहीं है खैर, कंपाइल की हुई है। ये बुक्स जितने भी ये जो हाउसेज हैं ना, पब्लिशर हाउसेज, तो ये कंपाइल करते हैं, कोई डाटा वहां से, कोई वहां से, कोई वहां से। अब जैसे जो नोट्स मैं आपको देता हूं वो मेरे कंपाइल किए हुए हैं, मेरे लिखे हुए तो नहीं है। एक बुक से, दूसरी बुक से, तीसरी बुक से, जहां से जो अच्छा रेफरेंस मिला उसके नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, जो मैं आपको शेयर कर देता हूं, और उन्हीं में से मैं पढ़ाता हूं। और वो नोट्स अगर आप पढ़ेंगे, आप कोई बुक ना लें, अगर आप ये भी नहीं लेते ना लें, ट्रैक टू पाकिस्तान नहीं लेते ना लें, मर्डर ऑफ हिस्ट्री नहीं लेते ना लें, कोई बुक ना लें, आप सिर्फ जो मेरे नोट्स हैं सिर्फ उन्हें पढ़ें, उनके बीच में से मुझे असाइनमेंट्स दें, सब कुछ करें, तो आपका इंशाल्लाह ये CSS 60+ में पास होगा। लेकिन बुक इसलिए जरूरी है क्योंकि जाहिर बात, अब MPT भी आपको पता होता है, तो MPT जो ये सरदर्दी है ना, अब ये सरदर्दी कोई ना कोई बुक आपके पास होगी तब भी जाएगा। तो MPT के हिसाब से हम MCQs भी साथ साथ करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली यहां पे आपके पास एक बुक होनी चाहिए जो रेफरेंस बुक के तौर पे हो, जहां से आपको MCQs वगैरह या जो रीडिंग के तौर पे मैं दूं आपको, तो वहां से आप उसे करके रहे। तो आप सब जो है वो ये JWT की पाकिस्तान अफेयर्स की बुक लें, टू द पॉइंट वाली, ठीक है। ये कंप्रीहेंसिव बुक है और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये बुक आपकी फिंगर टिप्स पे हो, और इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट बहुत शानदार करके बिल्ड होगा, ठीक है। और अपने आप को फिलहाल आप यहां तक महदूद रखें इस सेशन तक। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बन रहा है तो आप बाकी बुक्स भी पढ़ें और उनकी रीडिंग की तरफ भी आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, मास्टर स्ट्रोक एक ही है कि 5 बुक्स पढ़ने से एक बार, एक बुक को 5 बार पढ़ना, ये फॉर्मूला है CSS का, सिंपल, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अब यहां पे हमारे पास जो है जी पास पेपर है CSS का 2023 का, ठीक है जी। 2023 का CSS का पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, उसमें देखते हैं हम क्वेश्चन किस तरह के हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टॉपिक को ये टारगेट करते हैं, ठीक है, और हम कैसे इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहां पे हमें पता है कि भाई 100 नंबर का जो है हमारे पास पेपर होता है, जिसमें से जो 20 मार्क्स है ये हमारे MCQs के होते हैं, जो कि हमारे MPT को छोड़ के हैं। लेकिन जाहिर बात है MPT के अंदर भी यहां से ही आ रहे होते हैं। तो 20 आपने MCQs देने हैं, उसके बाद आपके पास 7 क्वेश्चंस होंगे, 7 में से जो है वो आपने 4 अटेम्प्ट करने होंगे 20-20 नंबर के। तो 80 नंबर यहां पे होंगे और 20 नंबर इसके होंगे, तो आपके 100 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास 7 में से 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे जो हमें दे रहा है, कहता है जी राइट अ डिटेल एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस, डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ charismatic leadership of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द लीडर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ड्यूरिंग द क्राइसिस रिडन डिकेड ऑफ 1937 to 1947। अब ये यहां क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन उसके दे रहा है। कहता है कि आपने आंसर देना है कायद-ए-आज़म की लीडरशिप का, यानी हमने जो आपने देखा आइडियोलॉजी के अंदर पढ़ा कि आइडियोलॉजी में उसने कहा था, चैप्टर नंबर 1 का जो हमने रेफरेंस लिया, कि भाई आपको आइडियोलॉजी का पता होना चाहिए विद रेफरेंस टू अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म। तो यहां पे उसने कायद-ए-आज़म के रेफरेंस के साथ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 से आया, ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के चैप्टर से आया। और खास करके इसने जो है इस पार्ट में आपको बाउंड कर दिया कि आपने 1937 के जो इलेक्शंस हुए, जो बुरी तरह मुस्लिम लीग हारी, और उसके बाद वो अपने पांव पे खड़ी हुई, और फिर अगले 10 सालों के अंदर हमने पाकिस्तान बनाया, कि 10 साल पहले मुस्लिम लीग को पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसा 10 सालों में क्या किया कायद-ए-आज़म की लीडरशिप ने कि वो पूरे का पूरा सारा सिस्टम चेंज हो गया, ठीक है। तो आप यहां पे जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे कायद-ए-आज़म
को, ठीक है जी, कायदे आज़म को इंट्रोड्यूस करवा के उनकी जो स्ट्रगल है 1937 से पहले की, उसके बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो आपको बताऊंगा कैसे आपने क्वेश्चन जो है करना है, पूरा आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट दूंगा। तो आपने जो है फिर उसका बैकग्राउंड लिखा, उसके बाद फिर स्पेसिफिकली आपने 1937 से 1947 तक के टॉपिक्स बनाते गए। 1937 इलेक्शन, ठीक है जी, उसके बाद 1939 का जब मिनिस्ट्री से जो है रेजिग्नेशन दिया, 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन, 1942 का क्रिप्स मिशन, ठीक है जी, 1944 की गांधी जिना टॉक्स हैं, 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस, 1946 इलेक्शंस हो गए तो या कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, और 1947 3 जून प्लान। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप हेडिंग्स देके इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, उसमें इसके बीच में स्पेसिफाई करते जाएंगे कि भाई क्रिप्स मिशन में कायदे आज़म ने क्यों उनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है जी, कैबिनेट मिशन में क्यों एक्सेप्ट कर लिया, वहां पे क्या लीडरशिप का रोल था, शिमला मिशन के अंदर जो है वो शिमला डेलीगेशन के अंदर उसके अंदर क्या किया कायदे आज़म ने। तो इस तरह से आप रोल्स को डिफाइन करते जाएंगे और एट द एंड कंक्लूड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैविंग द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, द लैंड ऑफ सब कॉन्टिनेंट सर्व्ड एज द मेन फूड सप्लाई बास्केट ऑफ द ब्रिटिश पावर्स फॉर मोर देन अ सेंचुरी, ठीक है, बट नाउ पाकिस्तान हैज टू इंपोर्ट फूड कमोडिटीज, डिस्कस इन डिटेल कॉजेज ऑफ द एग्रीकल्चर डिक्लाइन। अब आपने देखा कि इसने किस तरह से क्वेश्चन आपको बना के दिया, तो आपको भी इसके आंसर को बना के देना और इन्हीं हेडिंग्स के अंदर देना है। इसका मतलब यह है कि ये कह रहे हैं भाई इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान का दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट था, या खास करके सब कॉन्टिनेंट का जो है सबसे बेस्ट था। फिर उस टाइम पे जब गोरे थे यहां पे, तो गोरे क्यों आए थे, जाहिर बात है इसी एग्रीकल्चर को देख के आए थे ना, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। तो उस टाइम पे ये फूड सप्लाई बास्केट था, तो आप उसका रेफरेंस देंगे थोड़ा कि कैसे जाए उस टाइम पे फूड बास्केट था। इसका मतलब आपने हिस्ट्री को टच किया यहां पे, ठीक है जी, पाकिस्तान लैंड एंड पीपल जो डिस्कस करते हैं, तो हिस्ट्री को आपने यहां पे थोड़ा सा डिस्कस किया। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है प्योरली कि आप ये बताओ कि एग्रीकल्चर की डिक्लाइन की कॉजेज क्या हैं। फिर मेजर जो टारगेट आपका होगा वो क्या होगा, एग्रीकल्चर डिक्लाइन का होगा कि भाई कैसे एग्रीकल्चर पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिक्लाइन कर रही है, क्या कॉजेज है। आज आप देख लो पाकिस्तान के अंदर किसानों का क्या हाल है, वीट क्राइसिस चल रहे हैं, कल पूरी डॉन की स्टोरी आई है, कैसे जो है आपने देखा कि पहले किसानों क्या किया गया, या जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई उसने क्या किया। तो यहां पे आप इन चीजों का रेफरेंस देके इस तरह से आप लिख सकते हो। तो कंटेम्प्रेरी को मिला के करंट अफेयर्स साथ एक पूरा आप आंसर बना रहे हो इसका, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है हमारा ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान को लिंक कर रहा है ये चैप्टर क्वेश्चन जो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये भी उसी चैप्टर से आया हुआ है, लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान के अंदर से। यहां पे एग्रीकल्चर को डिस्कस कर दिया और यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, एक ही चैप्टर के अंदर से दो जो है उसने डिस्कस कर दिए। बैकबोन है भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब वो कह रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम एंड अपलिफ्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर लिविंग ऑफ द मैसेज, इलेबोरेट कॉजेज फॉर द हिंड्रेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। कि भाई अब आप ये बताएं कि जैसे इसने पहले यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स बताओ, यानी देहात के लेवल के ऊपर आपसे पूछ रहा है। अब वहीं से एग्रीकल्चर का जो एवोल्यूशन है अगर उसको देखते हैं तो वो इंडस्ट्रीज है, क्योंकि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पैदा करता है, फिर उन रॉ मटेरियल्स को जो फिनिश गुड दी जाती है वो शहरों के अंदर दी जाती है, इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इसका मतलब फिर इंडस्ट्रीज भी जवाबहाली का शिकार है। तो पाकिस्तान शहरों में भी नाकाम है और देहातों में भी नाकाम है, ठीक है। अगर आप हमारी इकोनॉमी को देखते हैं तो फिर ये इंडस्ट्रीज के हवाले से पूछ रहा है क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहां पे आप इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज को डिस्कस करके डिफाइन करके फिर यहां पे इसको आप डिफाइन कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हैं। और ये वही नॉर्मल चीजें जो आपको पता है भाई, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लीडरशिप की कमी है, कैपिटल की कमी है, मॉडर्न वेज की कमी है, एजुकेशन की कमी है, समझ रहे हैं ना, ट्रेनिंग की कमी है। तो ये वही प्रॉब्लम्स है जो आप डिस्कस करेंगे यहां पे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज ऑलवेज रिमेन अ डायलेमा इन पाकिस्तान। ठीक है कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये जो डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है, जो 1947 से एक गवर्नमेंट जाती दूसरी 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 और कोई गवर्नमेंट भी अपना जो है टेन्योर पूरा नहीं कर रही, तो ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है 1947 की 76 सालों का। तो ये हमेशा से एक डायलेमा रहा, एक टू वे माउथ आप ये कह ले, एक सांप रहा। तो ये क्या इसमें हम देखते हैं कि भाई कभी हमारे पास डिक्टेटरशिप आ जाती है और कभी हमारे पास जमहूरियत आ जाती है, तो कोई एक वे हमें चलने नहीं दिया जाता, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप इसको डिस्कस करेंगे। इवन आफ्टर पासिंग मोर देन 7 डिकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, डेमोक्रेसी कुड नॉट गेट इट्स रूट्स। अब यहां पे आप करंट अफेयर्स के हिसाब से भी आंसर करेंगे कि भाई पाकिस्तान में ये डायलेमा क्यों रहा, ये तो हिस्ट्री को आपने डिस्कस कर दिया। यानी ये वो पैटर्न है जो आप इंग्लिश एसे के अंदर अडॉप्ट करते हैं। फर्क ये है कि इंग्लिश एसे के अंदर आप क्या करते हैं कि इंग्लिश एसे में आप इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होते हैं बगैर हेडिंग्स के, आउटलाइंस बना के। लेकिन आउटलाइन
टाइम्स आप क्या करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बनाते हैं ना, कि सबसे पहले आप हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे होते हैं, टॉपिक को डिफाइन कर रहे होते हैं, उसके बाद करंट सिनेरियोस को कर रहे होते हैं, फिर सजेशंस दे रहे होते हैं। यही सेम मॉडल आपने यहां पे अप्लाई करना है, क्योंकि यहां पे हर क्वेश्चन एक छोटा ऐसे है जो आपसे पिछले 45-50 दिनों में बार बार लिखवाया है। तो इन क्वेश्चंस में आपको मास्टर हो जाना चाहिए। उसी तरह से आप टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन टॉपिक की करके, उसके बाद उसकी हिस्ट्री को डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद उसके चैलेंजेस प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर रहे हैं, और एंड में एक आध सजेशन जो है वो आप दे रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो रहा है। समझ रहे हैं? तो ये एक मिनी 300 से 500 वर्ड्स का ऐसे है, और ये आंसर होता भी इतना ही है, 300 वर्ड्स मिनिमम है और मैक्सिमम 500 वर्ड्स है। तो आपका ये जो है यहां पे आंसर कंप्लीट हो जाता है 3 घंटों के अंदर। तो एक अच्छा जो आंसर है, आप ये कह सकते हैं 350 वर्ड्स तक आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, अगर आप इसे ज्यादा नहीं भी जाते तो ये मिनी एसेज आप यहां पे लिख रहे हैं। और यहां पे पूछ रहा है कि भाई एक तो हिस्ट्री को डिस्कस करो और साथ में देखो कि कंटेम्प्रेरी अभी क्या चैलेंजेस पाकिस्तान की, देखो जैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन को हमने बार बार डिस्कस किया यहां पे। तो ये वो सारी चीजें इसी तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पे 2023 के अंदर, ज्वाइनिंग द यूएस लीड कोलिजन। ठीक है, अब यहां पे ये डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है जो ऊपर का चैप्टर है हमारा। फिर है ज्वाइनिंग द यूएस लीड कोलिजन इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हैज मेनी शॉर्ट एंड लॉन्ग ज्वाइनिंग टर्म रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पाकिस्तान। अब यहां पे प्योरली जो हमने देखा कि उसने कहा कि भाई पाकिस्तान वॉर एंड टेरर के ऊपर आप इसकी फॉरेन पॉलिसी को देखो। अब यहां पे ये मर्ज होके चैप्टर आ रहा है। ठीक है, एक तो आप रिलेशंस को देख रहे हो पाकिस्तान और यूएस के। ठीक है, अब रिलेशंस नॉर्मली प्योरली हम देखते हैं करंट अफेयर्स के अंदर उसने दिए हुए, लेकिन यहां पे भी रिलेशंस डिस्कस हो रहे होते हैं। तो हम रिलेशंस को प्योरली खैर करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे, यहां नहीं करेंगे। तो यहां पे रिलेशन को भी डिस्कस करना है यूएस पाकिस्तान के, और साथ में उसमें उसने स्पेसिफाई कर दिया यूएस वॉर एंड टेरर, चाहे ये 9/11 दे या ना दे। जाहिर बात है हमारा जो उनके साथ एक कोलिजन रही है, खास करके वो 9/11 के बाद से ही ज्यादा हमने देखी है। ठीक है, तो उसको हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दो को मर्ज करके दे दिया, साथ में यहां पे पाकिस्तान की सोवरेनिटी के चैलेंजेस को भी आप डिस्कस करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो वो सारा जब आपने पढ़ा हुआ होगा 3-4 चैप्टर्स जो हैं, तो वो मर्ज होकर यहां पे इसका एक आंसर बनेगा शानदार सा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एलेबोरेट। अब एलेबोरेट क्या करना है, पाकिस्तान इज लोकेटेड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया, यानी पाकिस्तान की ज्योग्राफी को यहां पे टच कर रहा है। दोबारा से वही चैप्टर है। ठीक है, लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान जो चैप्टर 3 था। और कहते हैं भाई पाकिस्तान की लोकेशन के हवाले से बताओ जो साउथ एशिया के अंदर। फिर कहता है एक्सप्लेन इट्स जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस, जो सबसे कॉमन है 9th क्लास से ऑनवर्ड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान जो है आप देखिए साउथ एशिया के अंदर है, तो आप ये बताएं कि कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये उसी चैप्टर से चैप्टर 3 से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत आसान। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी द 5th लार्जेस्ट यूथ बल्ज कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि भाई पाकिस्तान जो है वो 5वां जो है वो यूथ बल्ज का सबसे ज्यादा कंट्री है। कि आपने देखा कि 35 साल तक हमारी यूथ जो है वो 65% तकरीबन हमारी आबादी की है। गिवन दिस यूथ बल्ज एलेबोरेट ऑन वेज फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। कि भाई ये जो यूथ बल्ज है, जाहिर बात है अब अगर यूथ को आप ट्रेन नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप अपने फ्यूचर को जो है वो तारीख कर रहे हो। ऐसे ही है ना, आपका जो फ्यूचर है वो डार्कनेस के अंदर जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप करंट जो इस टाइम पे आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट आपका क्या है, यूथ है, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो कैसे आप यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करके जो है इस हमारे मुस्तकबिल को बचा सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ या पायदार तरक्की की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहां पे हिस्ट्री डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप बताएंगे कि हमेशा से 76 ईयर से यूथ को निगलेक्ट किया गया, और इसी तरह से सीएसएस या पीएमएस जैसे एग्जाम्स में सरकारी जॉब्स में लगा के उनको लगा दिया गया, कुछ को और बाकियों को जो है बेचारों को छोड़ दिया गया। एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं किया गया, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं किया गया, लीडरशिप के ऊपर फोकस नहीं किया गया, मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं किया गया, इसलिए वो सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं बन सके। तो वो जो 1950 में प्रेजेंट था, ये 1960s के अंदर जो प्रेजेंट था, उस यूथ पे काम नहीं किया। आज वो यूथ क्या है, बूढ़ा है। ऐसे ही है, आज वो यूथ बूढ़ा होकर फ्यूचर बना हुआ है पाकिस्तान का, उस 1960 का फ्यूचर आज। लेकिन फ्यूचर कैसा है आप देख ले, घुटनों के बल गिरा हुआ है और उस खून रस रहा है, उसके जख्मों से ये हालात बने हुए हैं। तो अगर आज भी यूथ के ऊपर नहीं होगा तो जाहिर बात है आज 2050 में फिर हम ये कैसे कह सकते हैं हमारा फ्यूचर, जब ये यूथ बूढ़ा होगा तो जाहिर बात है इसका भी यही हाल होगा। तो इसलिए आज इनको डेवलप करना है। तो ये करंट अफेयर्स के सिनेरियो के अंदर आप जो है उसका आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पेपर है जी 2023 का, जिसमें आपने देखा कि यहां पे जो है वो 80% क्वेश्चन जो है वो बुक से आए हुए हैं, और साथ में करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन यहां पे डिस्कस हुए हुए हैं। तो ये मिक्स होके होंगे, आपने जो करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे यहां पे इसका आंसर करने के लिए। कई बार ये वेटेज चेंज भी हो जाता है।
ठीक है। तो ये आपको इस तरह से इसके आंसर करने होंगे। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा, जब हम जाएंगे, मैं आपको कोई टास्क दूंगा तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपने आंसर राइटिंग कैसे करनी है। फिलहाल आज आपको कोई टास्क नहीं दूंगा क्योंकि आज आपने बुक का भी इंतजाम करना है, और कल से इंशाल्लाह जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसी तरह से वही पैटर्न होगा। पैटर्न क्या होगा कि पैटर्न ये होगा कि आपने अल्टीमेटली जो है वो क्या करना है जी, असाइनमेंट्स डेली की डेली करनी है। ठीक है, जो भी आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, चाहे वो क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, कुछ भी है वो आपको करके भेजना होगा। और मैं इस बार आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि वो लेजीनेस का मुजाहिरा करेगा और वो मुझसे गिला भी करेगा कि सर अब मेरी असाइनमेंट्स चेक नहीं हो रही, अब मुझे नोट्स नहीं मिल रहे, मुझे ग्रुप से निकाल दिया, तो मैं उसका गिला एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसलिए आपसे पहले पूछा था कि आप मुझे 12 बजे तक रात को भेजेंगे। ठीक है, पहले इश्यूज कुछ और थे, अब आप सब बाउंड हैं कि आपको 12 बजे तक मुझे भेजना है। कोई अगर इस तरह की इमरजेंसी नहीं होती आपकी, एक आध आप मिस कर सकते हैं असाइनमेंट, अगर आपका कोई इशू हो जाता है, उसके अलावा आपको मुझे बताना है, वरना आपको भेजना होगा। ठीक है, असाइनमेंट्स आपकी होंगी। अब जो हमारा वीकली टेस्ट था वो वीकली टेस्ट उसी तरह से हुआ करेगा, लेकिन साथ में क्लास भी हुआ करेगी, क्योंकि अब हमारे सब्जेक्टिव है तो हम छोड़ नहीं सकते कि हम वीक में 5 दिन क्लासेस लेके सिलेबस को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आएगा, जीएसए आएगा, फिर इस्लामिक स्टडीज और फिर ऑप्शनल। तो ये बहुत लंबी जर्नी है, कई बार आगे चल के हमें शायद डबल क्लासेस भी लेनी पड़े, लेकिन क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर बर्डन डालूंगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके चलूंगा ताकि आप जो है वो ट्रेन हो जाए। अगर डबल क्लासेस भी हो, आप असाइनमेंट्स को मैनेज कर सके, हर चीज को मैनेज कर सके, तो कोशिश ये है कि पाकिस्तान अफेयर्स जो है ये कंटेंट के हवाले से काफी रिच हो, जिसका आपको फायदा हो। ठीक है, लेकिन उतना ही जितना आप रिटेन कर सकें, जितना आप हजम कर सकें। ऐसा ही है ना, तो ज्यादा खिला दो तो वो फायदा कोई नहीं होता, उल्टा नुकसान करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीकली टेस्ट भी हुआ करेगा आपका। ठीक है, हम थोड़ा उस दिन कम पढ़ा करेंगे और साथ में जो है वो आपका टेस्ट भी उसी तरह से शेड्यूल के अकॉर्डिंगली होगा, और बाकी क्लासेस भी होंगे। जो बुक आपको बता रहा हूं वो आप कोई भी ले लें, आपको बाउंड नहीं करूंगा, आप डॉगर्स की ले लें या आपके पास जो ऑलरेडी है वो ले लें। जो मैंने आपको कहा वो लेते हैं, ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन जो प्रिपरेशन करनी है वो आपने जो नोट्स दूंगा उससे करनी है, और रीडिंग वगैरह आप वहां से एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का पाकिस्तान अफेयर्स का जो है वो इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया कि भाई कैसे जो है सिलेबस क्या है। ठीक है जी, और सिलेबस के अंदर क्या क्या जो है वो आता है और किस तरह से जो है हम इसे आगे लेके चलेंगे और किस तरह से हम इसे टैकल करेंगे। होप सो आपको सारी बातें जो है वो समझ आ गई होंगी। और मैं जानता हूं कि गर्मी भी ज्यादा है, इसलिए आप लोग ये नहीं कहेंगे गर्मी मेरे एंड पे भी है, आपके एंड पे भी है, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं, जाहिर बात है मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, मेरी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। आप में से आधे तो मजे से लेट के सुन रहे होंगे, ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए आपको भी गर्मी में काम करना है। अगर जाहिर बात है मैं काम करूंगा तो आपको भी जो है वो परफॉर्म करना होगा, तभी ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, एहतिशाम कह रहे हैं इंग्लिश मस्ट बी ऑन डेली बेसिस। तो एहतिशाम अगर डेली बेसिस पे है तो फिर आप जीआरई भी उसी तरह से जो आपकी रह गई आप दोबारा से उससे स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने पहले 10 वर्ड्स कहे थे, तो आप जो है वो 10-10 रोज करते जाएं जीआरई के। अब इस बात को जरा समझिएगा, इस बात को जरा समझिएगा। अच्छा, इस बात को आपने समझना है जरा कि जो डेली करना चाहते हैं असाइनमेंट्स वो कैसे करेंगे, जो डेली की इंग्लिश की करना चाहते हैं, बाउंड नहीं कर रहा, जो करेंगे फिर वो मुझे बताएंगे और जाहिर बात है फिर वो मुझे भेजेंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि एक दिन एक ने भेजी एक दिन दूसरे ने भेजी, ऐसा नहीं होगा, आपको भेजनी पड़ेगी। जो जीआरई है वो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन क्योंकि 99.9% स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि सर हम जब आगे पढ़ते हैं तो पिछली भूल जाती है। ऐसा ही है, कशिफ समेत, नाहिद समेत बाकी सारे स्टूडेंट्स, जाहिर बात है जो टॉप पे जा रहे हैं, एहतिशाम हो गया, अच्छा जी मोहसिन हो गया, मोहसिन भी यही कहता है कि सर भूल जाती है। जाहिर बात है आप जब इन चीजों को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद रहेंगी। तो आपने क्या करना है, 10 जीआरई के वर्ड्स डेली ए से स्टार्ट करने हैं। अब ये ए बी से बाउंड नहीं होगा, यानी ए के ही आपने पहले एक दिन 10, अगले दिन बचे हुए तो फिर 10, अगले दिन बचे हुए तो फिर 10। ठीक है, क्योंकि पहले सिनोनिम्स करने हैं फिर एंटोनिम्स करने हैं, तो ये 10-10 वर्ड्स आप डेली करें। ठीक है, इसी तरह से पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं ये 10-10 आप करें, और साथ में जो है आपको जो ईडियम्स की फाइल में शेयर करूंगा उसमें से आप जो है वो 5 डेली कर दें। तो ये काम आप इसी तरह से जारी रखें। ठीक है, ये जो आप अपने बिहाफ पे भी जारी रखना चाहते हैं, मुझे सेंड करना चाहते हैं कर दे, लेकिन जिसके ऊपर आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी वो ये नहीं होगा। आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी वीकली टेस्ट के ऊपर, आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी जो डेली असाइनमेंट है उसके ऊपर, वो आप बाउंड है मुझे करके भेजने को, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको रिटेन तभी होगा, तभी आपका फायदा होगा जब आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ऐसे इंप्रूव होता जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, तो जितना ज्यादा इंग्लिश में लिखते जाएंगे उतनी आपकी इंग्लिश का लेवल इंप्रूव होता जाएगा,
उतना आपका एक्सप्रेशन इंप्रूव होता जाएगा। और 4-5 महीने बाद जब आप अपने एक्सप्रेशन को देखेंगे, पहला एक्सप्रेशन वर्सेस लास्ट एक्सप्रेशन, आपको खुद जमीन आसमान का फर्क इंशाल्लाह नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, साथ में कंटेंट भी बिल्ड होगा, साथ में ये डेली की डेली काम भी होगा। तो यहां पे फिर लापरवाही अगर आप करेंगे, जाहिर बात है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैं आपको पनिश करूंगा, फिर आप जाने और आपका काम जाने। थैंक यू जी, क्लोज करते हैं यहां पे आज के सेशन को, इंशाल्लाह कल इसे आगे लेके जाएंगे। अगर लैगिंग आपको फील हो रही है कहीं पे तो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि फिर मैं जो फॉर्मेट चेंज किया हुआ है थोड़ा सा उसको पुराने फॉर्मेट पे लेके आऊं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है कि लैगिंग अगर आपको फील हो रही है, लैगिंग का मतलब होता है थोड़ा रुक रुक के चलना, तो फिर मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको फिर सेट कर सकूं और पुराने पैटर्न पे ही आऊं। ठीक है, शकील आज से असाइनमेंट स्टार्ट नहीं करनी, जाहिर बात आज आपको मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा, तो आप ना करें, कल से जो है स्टार्ट कर दें। ठीक है, कल से आप स्टार्ट कर दें असाइनमेंट को, और साथ में बुक जो आपके पास है उसको भी अरेंज कर लें, और कल से इंशाल्लाह फिर प्रॉपर्ली जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सवेरा कह रही है वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सवेरा। ओके सर, ठीक है शकील, ओके जी शकील, ओके हो गया, थैंक यू। और अब जो इंग्लिश वाले थे उनको मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा क्योंकि उनका सिलसिला ख़त्म हो चुका, तो अब दिल भी आए हैं जी। लिटरेचर जोन जो है फरहाना आई थिंक जो है उन्होंने दिल भेजे हैं। असाइनमेंट कल से इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, आप फिक्र ना करें, आपका सारा जो कोटा है ना असाइनमेंट का वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं है।